नमस्कार दोस्तों। चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार पंकज सुबीर जी की कहानी अप्रैल की एक उदास रात। तो आइए सुनते हैं कहानी। हवा में उदासी घुली हुई है, उदासी जो मौसमों की थपक के साथ पैदा होती है। बाहर वसंत और पतझड़ क्या है, कुछ समझा नहीं जा सकता। जिसे नहीं समझा जा सकता वह हमेशा सबसे ज्यादा उदास करता है। हवा में गर्मी के आने की आहट भरी हुई है, मगर अभी आहट ही है। भूरी मटमैली सी जमीन पर उसी के रंग में रंगे हुए उदास पत्ते बिछे हुए हैं। उदास और सूखे पत्ते, कभी हरे थे, भरे थे। पहले हवा को यह झुलाते थे, अब हवा इनको झुला रही है, उड़ा रही है, यहां से वहां, वहां से यहां। हवा का एक झोंका आता है तो इधर उधर बिखरे पत्ते उसके इशारे पर उसकी दिशा में उड़ चलते हैं। झोंका रुकता है तो वहीं स्थिर हो जाते हैं। शाख से जोड़ टूट जाए तो यही होता है। पेड़ों पर कहीं कहीं कुछ लगभग सूख चुके फूल कह रहे हैं कि वसंत बस अभी विदा ही हुआ है। अब इंतजार है एक बरस के बीतने का। जो आएगा वह भी बीत जाएगा ही। बीतता मार्च और लगता अप्रैल क्यों उदास करता है, यह आज तक किसी की समझ में नहीं आया। शाम धीरे धीरे गहरी काली हो रही है। मोबाइल के म्यूजिक प्लेयर पर रोज की तरह वही गाना बज रहा है। नो वन वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन, नो वन वॉन्ट्स टू बी ऑन देयर ओन। छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर में पूरे स्टीरियो इफेक्ट्स के साथ बज रहा है गाना। यही गाना बजता रहेगा, कुछ बार रिपीट होकर, कई बार रिपीट होकर। आज यह बज रहा है। यह नहीं बजता तो कुछ दूसरे गाने बजते, इसी प्रकार लगातार, तब तक जब तक कि कोई कॉल ना आ जाए मोबाइल पर, या फिर शुचि उसे बंद ना कर दे। डॉक्टर शुचि भार्गव। बालकनी के दोनों सिरों के विस्तार के बीच जो कुछ भी है वह किसी लैंडस्केप की तरह बिखरा है, और उसमें बहुत सी ध्वनियां भी साउंड स्केप के अतिरिक्त प्रभाव के साथ जुड़ रही हैं। मानो किसी क्लासिक मूवी का कोई उदास सा स्थिर दृश्य रुका हुआ है। बालकनी के दोनों सिरों में लटक रही रंगून क्रीपर इस पूरे दृश्य में अपने लाल गुलाबी और सफेद फूलों से उदासी को तोड़ने का असफल प्रयास कर रही है, बल्कि उदासी को बढ़ा ही रही है। यदि आप समय के किसी विशेष फ्रेम में फंसे हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, आप उसी प्रभाव को बढ़ाते हैं जो उस फ्रेम का प्रभाव है। डॉक्टर शुचि भार्गव शहर की प्रतिष्ठित गायनोकोलॉजिस्ट हैं। शाम के इस खास टुकड़े को अपनी तमाम व्यस्तता में से अपने लिए बचाकर रखा है। जब तक कोई इमरजेंसी केस न हो तब तक इस समय को कहीं और बिताना पसंद नहीं शुचि को। समय बिताने का भी बस यही अंदाज है, यही बालकनी, यही लैंडस्केप और यही कुर्सी। लैंडस्केप में मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन चीजें मानो स्थिर हो गई हैं। जड़ता जब अच्छी लगने लगे तो उसको आदत बनने में समय नहीं लगता। इस पूरे उदास दृश्य को मोबाइल पर पहले गाने के बंद होने और उसके तुरंत बाद रिंग आने ने तोड़ दिया। डॉक्टर शुचि ने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। नंदा का खिलखिलाता हुआ फोटो चमक रहा था और मोबाइल में फीड किया गया उसका नाम डिस्प्ले हो रहा था, नंदू काका। डॉक्टर शुचि के चेहरे के भाव कुछ बदले। मुस्कुराहट का कोई बहुत हल्का सा हिस्सा होठों के किनारों पर तैरने लगा। हाँ बोल नंदू, मोबाइल के कॉल को स्वाइप कर अटेंड करते हुए डॉक्टर शुचि ने कहा। बस वही डीडी सर की तबीयत का पूछने को कॉल किया था। 2-3 दिन से कॉल नहीं किया था तो सोचा आज तेरे प्राइवेट समय में तुझे पकड़ लूं। कैसे हैं डीडी सर? उधर से नंदा की खनखनाती हुई आवाज आई। अब कैसे होंगे इस उम्र में? 80 पार की उम्र वैसे भी ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन अभी 2-3 दिन से ठीक हैं, कुछ सपाट से स्वर में उत्तर दिया शुचि ने। तेरे लिए कभी कभी बहुत दुख होता है शुचि। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत खूबसूरत कहानी बीच में ही अधूरी छूट गई हो।
बिना किसी अंत के, नंदा ने कुछ प्यार भरे स्वर में कहा। सारी कहानियां अपना अंत लेकर नहीं आती हैं नंदू। कुछ कहानियां अधूरी छूटने के लिए ही होती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता, कभी नहीं। वे अनंत तक अनंत में भटकती हैं अंत की तलाश में। शुचि के स्वर में दर्द घुल गया। ऐसा मत बोल डब्बे, यह तो तेरा अपना फैसला था, नंदा ने कुछ समझाइश भरे स्वर में कहा। दोनों कॉलेज की सहेलियां हैं। नंदा का नाम शुचि ने नंदू रखा हुआ था कॉलेज में, और नंदा ने शुचि का डब्बा। बाद में नंदू का नंदू काका भी हो गया बतर्ज रामू काका। दोनों ने एक साथ एमबीबीएस किया और फिर एमडी भी साथ साथ ही किया। अब अलग अलग शहरों में दोनों गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कॉलेज की मित्रता समय के बड़े अंतराल, लगभग 24-25 साल का अंतराल पाट कर अभी भी दोनों को जोड़े हुए हैं। हाँ नंदू, फैसला तो मेरा ही था, पर मुझे उस पर कोई मलाल नहीं। जो किया ठीक किया। खैर बता, चिंकी कैसी है? कैसा चल रहा है उसका लिखना पढ़ना? शुचि ने भी विषय बदल दिया। चिंकी नंदा की बेटी का नाम है। चिंकी घर का नाम है। वैसे नाम पल्लवी है उसका। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, मगर साथ में लिखने पढ़ने का शौक भी खूब है। इधर काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में उसकी कहानियां प्रकाशित हो रही हैं और प्रशंसित भी। ठीक है, उसी के लिए आज तुझे फ़ोन किया था, मगर समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। नंदू का स्वर कुछ उलझन भरा हुआ था। हमारे बीच में यह समझ में नहीं आना कहाँ से आ गया नंदू? तू ही तो है जिसके सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है मेरी, डपटने के अंदाज में कहा शुचि ने। नहीं, वह बात नहीं है, बस यूं ही जरा। अच्छा सुन, लेकिन पहले प्रॉमिस कर कि तू बिल्कुल अन्यथा नहीं लेगी बात को। और हाँ, मेरा प्रॉमिस पहले से है कि अगर तू मना करती है तो मैं बिल्कुल रत्ती भर बुरा नहीं मानूंगी। सब कुछ पहले की तरह रहेगा, नंदा ने उधर से कहा। इतनी भूमिका क्यों बांध रही है नंदू? तू भी अगर फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ेगी तो मेरे पास बचेगा ही कौन? शुचि ने डपटा। नहीं, पहले तू प्रॉमिस कर, नंदा ने जिद के स्वर में कहा। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। अब बोल, शुचि ने उत्तर दिया। असल में चिंकी को किसी कंपटीशन में एक उपन्यास लिखकर सबमिट करना है। बड़ा अवार्ड है। मुझसे 10-15 दिन से कोई प्लॉट मांग रही है कहानी का। मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन तू, बात को अधूरे में छोड़ दिया नंदा ने। इसमें इतना झिझकने की क्या बात है नंदू? तू सीधे सीधे ऑर्डर दे सकती है मुझे, तेरे पास अधिकार है। लेकिन नंदू, हम जो क्षितिज और पल्लवी को लेकर सोच रहे हैं। शुचि ने भी बात को अधूरे में छोड़ दिया। क्षितिज और चिंकी के बारे में जो कुछ हम सोच रहे हैं, उसके लिए तो यह और भी जरूरी है। तू ऐसा नहीं सोचती क्या? कुछ प्रेम के स्वर में कहा नंदा ने। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। इतने बड़े झूठ पर कोई रिश्ता नहीं टिकाना चाहिए। जैसा तू कहे, शुचि ने उत्तर दिया। ठीक है, तो मैं संडे को भेजती हूँ चिंकी को तेरे पास। एक दिन में अगर काम हो गया तो ठीक, नहीं तो रुक जाएगी तेरे पास। अपनी कहानी तेरे लिए भी आसान नहीं होगा एक दिन में सुना देना। टेक योर ओन टाइम फॉर दैट, ओके? नंदा ने निर्णय के स्वर में कहा और शुचि की ओर प्रश्न भी उछाला। ठीक है, भेज दे। संडे तक मैं चीज़ों को रिकॉल भी कर लूँगी। अच्छा चल, अब बंद करती हूँ। डीडी सर को खाना खिलाने का समय हो गया है। बाय। शुचि ने उत्तर दिया और नंदा का बाय सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शाम गहरा चुकी है। शुचि ने सांस छोड़ी और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। डीडी सर मतलब शुचि के पति डॉक्टर दीनदयाल भार्गव है। वे मशहूर हैं डीडी सर के नाम से। 80 पार की उम्र के कारण अशक्त हो गए हैं। एक समय वे शहर के सबसे बड़े गायनोकोलॉजिस्ट थे। मेडिकल कॉलेज में अपने विभाग के हेड रहे, फिर रिटायर होकर अपना नर्सिंग होम खोला, और अब जब वे अशक्त होकर घर पर हैं तो नर्सिंग होम को उनकी पत्नी शुचि संभाल रही है। पत्नी जो कभी उनकी छात्रा भी रही है। पहली पत्नी का निधन शादी के 8-10 साल बाद ही हो गया था। उसके बाद का लंबा जीवन यूं ही काटने के बाद
जब अचानक उन्होंने अपनी ही छात्रा शुचि से 50-55 की उम्र में शादी की तो बहुत हंगामा हुआ था। शुचि की उम्र उस समय 25 के आसपास ही थी। इस विवाह से कोई भी खुश नहीं था। यह उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा बोल्ड कदम था। वह 80-90 के दशक का समाज था जो परंपरा और प्रगतिशीलता के दोराहे पर खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में मुक्ति के जितने स्वप्न थे, मन पर बेड़ियां भी उतनी ही पड़ी हुई थी। उसे स्वप्न से ज्यादा बेड़ियों से प्रेम था। अब तो उस बात को बहुत समय बीत गया है। धीरे धीरे समाज और समय दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शुचि और डीडी का एक बेटा है क्षितिज, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है नंदा की बेटी पल्लवी के साथ। एक ही कॉलेज से दोनों साथ साथ एमबीबीएस कर रहे हैं फिलहाल, पल्लवी के ही शहर के कॉलेज से। क्षितिज हॉस्टल में रहता है वहाँ। पल्लवी और क्षितिज के बहाने अपने रिश्तों को और आगे ले जाने की सोच रही हैं नंदा और शुचि। बल्कि यह कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा कि ये नहीं सोच रही हैं, बच्चों की ओर से ही इनको संकेत मिला है इस बारे में। यह आज के समय की प्रोफेशनल सोच भी है कि बजाय धर्म जाति गोत्र मिलाने के यदि शादी से पहले बच्चों का प्रोफेशनल करियर मिलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। संडे को शुचि नर्सिंग होम तभी जाती है जब बुलावा आता है वहाँ से। घर से बहुत दूर भी नहीं है नर्सिंग होम। इमरजेंसी कॉल आने पर यदि पैदल भी निकले तो 5 मिनट से भी कम समय लगेगा नर्सिंग होम पहुँचने में। संडे का दिन होता है बस अपने ही लिए। डीडी अभी इतने अशक्त नहीं हुए हैं कि सहारा देना पड़े। अपने सारे काम वे खुद ही कर लेते हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि रहते कमरे में ही हैं। एक वायरलेस डोरबेल का पुश बटन उनके साथ ही रहता है। कोई भी ज़रूरत पड़ने पर उसे दबा देते हैं। घर में काम करने वाले लड़के को बुलाना है तो एक बार, और अगर शुचि को बुलाना है तो 2 बार। लड़का पूरे समय के लिए ही रखा हुआ है, रात को भी यहीं रहता है। शुचि को अक्सर रात को ही कॉल आता है नर्सिंग होम से। ऐसे में डीडी की देखभाल के लिए किसी का रहना ज़रूरी है। घर कुछ पुराने पैटर्न का बना हुआ है, कुछ फार्म हाउस की तरह। बड़ा सा ड्राइंग रूम, उससे लगा हुआ बेडरूम और एक गेस्ट रूम, एक तरफ किचन। बेडरूम के पास से ही सीढ़ियां गई हैं जो ऊपर के कमरे में खुलती हैं। ऊपर बस यही एक कमरा है। पूरा मकान लाल कवेलुओं की छत से ढका हुआ है। ऊपर के कमरे में एक बालकनी है जो सड़क की तरफ खुलती है। बालकनी को चारों तरफ से रंगून क्रीपर की लतर ने ढका हुआ है। लाल सफेद गुलाबी फूलों के गुच्छे बालकनी पर छाए हुए हैं। इस बालकनी में ही शुचि का ज्यादा समय बीतता है। बालकनी से लगा हुआ ऊपर कमरा शुचि का स्टडी, लिविंग और म्यूजिक रूम है। सीढ़ी से लगभग जुड़ा हुआ ही नीचे का बेडरूम है जो डीडी का कमरा है। घंटी की आवाज सुनकर जब शुचि दरवाजा खोलने बढ़ी तो अनुमान था ही कि पल्लवी ही होगी, और अनुमान सही भी निकला। दरवाजा खोला तो सामने पल्लवी खड़ी थी। बड़े फूलों वाला टॉप और जीन्स पहने, पीठ पर बैग, आंखों पर हल्के आसमानी फ्रेम वाला चश्मा और होठों पर मुस्कुराहट। हाय शुचि आंटी। नजरें मिलते ही पल्लवी ने आंखें फैलाते हुए उत्साह के साथ कहा। शुचि ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी बाहें फैला दी। पल्लवी आगे बढ़कर शुचि से लिपट गई। कुछ देर तक दोनों उसी मुद्रा में रहीं। फिर शुचि ने पल्लवी के कंधे पर प्यार से थपकते हुए उसे अपने से अलग किया और अंदर चलने को कहा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आंटी। क्या बना है नाश्ते में? घर में घुसते ही पल्लवी ने सूंघते हुए कहा। तू क्या जानती नहीं है कि क्या बना होगा? शुचि ने झिड़की के अंदाज में कहा। चल हाथ मुंह धो ले, तेरे चक्कर में आज मैंने भी नाश्ता नहीं किया है सुबह से। बस आंटी 2 मिनट, अंकल से मिलूं? कहती हुई पल्लवी डीडी के कमरे की ओर बढ़ गई। नाश्ते से फारिग होकर पल्लवी और शुचि दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। धूप में इतनी तेजी तो आ ही गई है कि वह चुभने लगे। रंगून क्रीपर की लतर की छांव में दोनों बैठी हुई हैं। खाना बनाने वाली बाई को
शुचि ने दोपहर और रात दोनों समय के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। नहीं चाहती कि आज कोई डिस्टर्ब करे। क्षितिज को नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? शुचि ने ही बात शुरू की। नहीं आंटी, मुझे लगा कि यदि उसने भी आने की जिद की तो गड़बड़ हो जाएगी। पल्लवी ने अपने बैग से नोटबुक और पेन निकालते हुए उत्तर दिया। शुचि चुप रही। आंटी, आपसे एक परमिशन लेनी है, पल्लवी ने कुछ झिझकते हुए कहा। तुझे रिकॉर्ड करना है ना सारी बातें? शुचि ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता आंटी? पल्लवी हैरत में पड़ गई। लेखकों के बारे में जानती हूं मैं सब। कर ले रिकॉर्ड, लेकिन काम पूरा हो जाए तो डिलीट कर देना, शुचि ने मुस्कुराते हुए ही कहा। ऑफ कोर्स आंटी, थैंक्स, कहते हुए पल्लवी अपने रिकॉर्डर को सेट करने लगी। वैसे तो मोबाइल में ही रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन बीच में कोई कॉल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी आंटी। सब तैयार करने के बाद पल्लवी ने अपना अंगूठा हवा में उठाते हुए कहा। कहाँ से शुरू करूं इस कहानी को? कहते हुए शुचि कुछ देर के लिए चुप हो गई। तू तो जानती है कि नंदू और मैं हम उम्र हैं, हम जो 60 के दशक के बीच में पैदा हुए। नंदू और मैं एक ही साल में पैदा हुए हैं, 65 में। मैं मार्च में पैदा हुई और वो अगस्त में। शुचि ने कुछ सोचते हुए कहा। अगस्त कहने के बाद स्वीकृति हेतु उसने पल्लवी की ओर देखा भी। पल्लवी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कॉलेज से पहले की कहानी में तो तेरे लिए कुछ नहीं है। वही कहानी है जो किसी मध्यम वर्गीय लड़की की कहानी होती है। वही तमन्नाएं, आरजुएं, इच्छाएं और उनके अधूरे रह जाने की वही कहानी। सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार जो हर लड़की के बस सपनों में ही आता था, कभी सपनों से निकलकर बाहर नहीं आया। अच्छा किया तुम्हारी पीढ़ी ने कि उस राजकुमार को अपने सपनों में से ही गेट आउट कर दिया। उससे बड़ा धोखेबाज कोई दूसरा नहीं है। तेरे सपनों में तो नहीं आया होगा ना? कहकर मुस्कुराते हुए देखा शुचि ने पल्लवी की तरफ। पल्लवी ने हाथ के इशारे और सिर को हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। अच्छा किया। मेरे ख्याल से वह 90 के दशक तक पैदा हुई लड़कियों को ही बरगला पाया। उसके बाद तो उसका पत्ता तुम लड़कियों ने ही साफ कर दिया। अच्छा किया, कहकर शुचि ने कुछ देर नीले भूरे आसमान की ओर देखा। कुछ देर देखती रही और फिर एक लंबी सांस लेकर छोड़ दी। कॉलेज में नंदू और हमारी पहचान हुई। हम दोनों 19-20 की उम्र में थे। नंदू और मेरे बीच लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला ही हुआ। कॉलेज के शुरू के दिनों में ही हमारी दोस्ती ऐसी हुई कि अब तक चल रही है, टच वुड, कहते हुए शुचि ने कुर्सी के लकड़ी के हत्थे को छू लिया। कॉलेज के दिन हमारे जीवन के सबसे सुनहरे दिन होते हैं। वह फिर कभी नहीं लौटते। इन दिनों को भरपूर जीना चाहिए, भरपूर। जिस गोल्डन टाइम की बात की जाती है ना, वह यही दिन होते हैं। इसके बाद तो जिंदगी आपको दौड़ाने लगती है, एक ऐसे मरुस्थल में जिसका कोई और छोर नहीं होता। बस दौड़ते ही जाना होता है। शुचि एक लंबी बात कहकर कुछ देर को रुक गई। हमारा समय वह था जिसमें फिल्मों से आई रोमानियत भरी हुई थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। नीला आसमां सो गया और ए दिले नादां हमारे हॉस्टल की लड़कियों के लिए क्या थे यह बताना मुश्किल है। तब तो आज की तरह साधन नहीं थे। जो कुछ सुनना था रेडियो पर ही सुनना होता था या कैसेट प्लेयर पर। कैसेट जानती है ना तू? कहकर शुचि ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा पल्लवी की ओर। जानती हूँ, घर में पड़े हैं ढेर सारे। मम्मा उन्हें फेंकने तक नहीं देती। जब भी फेंकने को कहो तो इमोशनल हो जाती हैं। कहती हैं इतनी सी जगह तो घेर रहे हैं, पड़ा रहने दे। मैंने और शुचि ने कहाँ कहाँ से ढूंढ के कलेक्ट किए थे। एक दिन तो मम्मा मॉल से कैसेट प्लेयर भी खरीद लाई ढूंढकर। चलाने बैठी तो एक भी कैसेट नहीं चला, सब जाम हो गए थे। दुखी हो गई उस दिन। मैंने कहा भी, मम्मा सब तो डिजिटली मिल जाता है अब।
बताओ कौन से गाने चाहिए, मैं ला देती हूँ। तो कहने लगी, सब डिजिटल हो जाएगा तो बचेगा ही क्या जीवन में फिर। पल्लवी ने कहा, सच कह रही थी नंदू, कहाँ कहाँ से तो नहीं तलाशे थे हमने कैसेट। पता है, उन दिनों छोटे छोटे वॉकमैन प्लेयर होते थे जिनमें कैसेट लगाकर और हेडफोन कानों में लगाकर हम पढ़ाई करते थे। हेडफोन का एक स्पीकर मेरे कान में लगा होता था, दूसरा नंदू के। हमने उसे तोड़ दिया था बीच से। उफ, हमारी दीवानगी। दिल पड़ोसी है एल्बम जब आया तो हमने दुकान के 10 दिन तक चक्कर काटे थे, और जब मिला तो अगले 10 दिन तक बस वही बजता रहा। रात चुपचाप दबे पांव चली आती है, गुनगुनाते हुए कहा शुचि ने। हाँ, ये मम्मा का आज भी फेवरेट सॉन्ग है भी सुंदर। मेरे मोबाइल में भी है। रात के सन्नाटे में खिड़की में बैठकर इसे सुनना सचमुच गजब, पल्लवी ने कहा। इतने में सुचि का मोबाइल वाइब्रेट हो उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो नर्सिंग होम से कॉल था। कॉल को अटेंड करके वह कुछ देर तक बात करती रही, मरीजों को लेकर सामान्य से इंस्ट्रक्शंस। कुछ देर बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और एक दिन हमारे हाथ में ये अंग्रेजी एल्बम पड़ा, अला कार्ड। दुकानदार ने जब बताया कि यह लड़कियों का दुनिया का पहला म्यूजिक बैंड है जो 1980 में इंग्लैंड में बना है और आज बहुत पॉपुलर हो रहा है। जब उसने हमें गाना सुनाया, प्राइस ऑफ लव, तो हमें कुछ तो समझ पड़ा और कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। खरीद लाए बस। उसके बाद कई कई दिनों तक प्राइस ऑफ लव हमारे चार्ट में टॉप पर बजता रहा, रिपीट हो होकर बजता रहा, और मेरे चार्ट में तो आज भी वैसे ही बजता है। सुचि ने बीच में छूट गई बात को फिर से जोड़ा। सेम का सेम मम्मा का भी है। उन्हें तो आज भी अगर एक गाना सुनना है तो बार बार सुनना है। मैं कहती हूँ, मम्मा अब तो गाना खुद भी थक गया होगा बजते बजते, लेकिन नहीं, उनको तो जैसे सनक सी चढ़ती है किसी एक गाने को सुनने की। पल्लवी ने कुछ हंसते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में जो लत लग जाए वह उम्र भर नहीं जाती। शुचि ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, पता है, हम जो इतने प्रेम के गाने दिन दिन भर और रात रात भर सुनते थे, हमारे जीवन में प्रेम व्रेम जैसा कुछ नहीं था उस समय। हाँ, बस इंतजार था। हर नए चेहरे को देखकर लगता कि बस यही है वो। फिर पता चलता कि एक दो दिन में ही उसके चेहरे की परतें उतर जाती। उसके बाद हम खूब हंसते कि बाप रे, फंसते फंसते बचे। फंसते फंसते? पल्लवी ने पूछा। और नहीं तो क्या, आज की तरह थोड़े ही था कि इधर ब्रेकअप उधर नई कहानी शुरू। हमारी पीढ़ी एक तो इमोशनल भी ज़्यादा थी और उस पर बंदिशें भी इतनी ज़्यादा थी कि जीवन में एक आध बार ही प्रेम हो जाए तो बस वही सारे जीवन का सरमाया हो जाता था। शुचि ने उत्तर दिया। मैं, नंदू और बहुत सी हमारे साथ की लड़कियां गाने सुन सुनकर इंतज़ार करती रहती थी। अमेजिंग, सोचकर ही अजीब सा लग रहा है आंटी, पल्लवी ने कहा। इतने में खाना बनाने वाली बाई ट्रे में कॉफ़ी के 2 मग लिए आई और टेबल पर रख गई। थैंक्स सुनीता, शुचि ने बाई को धन्यवाद कहा और अपने हिस्से का कॉफ़ी का मग उठाकर अपने हाथ में ले लिया। पल्लवी ने दूसरा मग उठा लिया। और फिर हमारे जीवन में कुछ और लोग आ गए। मेरे जीवन में वसंत और नंदू के जीवन में गेस हू? शुचि ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। पापा? कुछ अटकते हुए उत्तर दिया पल्लवी ने। हाँ सौरभ, खुशकिस्मत है नंदू कि जो उसके जीवन का पहला बसंत था वही उसके जीवन में अभी तक भी ठहरा हुआ है। मेरे जीवन का वसंत तो, कहते हुए बात को अधूरा ही छोड़ दिया शुचि ने। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, बस कॉफ़ी के सिप लेने की आवाज़ें आती रहीं। वो सब खुशकिस्मत होते हैं जिनके जीवन का वसंत ठहर जाता है, वरना तो यह जो वसंत नाम है यह मेरा ही दिया हुआ नाम है। वैसे तो उसका कुछ और नाम है, लेकिन मुझे वसंत के मौसम से इतना प्रेम था
कि मैंने अपने जीवन के उस पहले और आखिरी प्रेम का नाम ही वसंत रख दिया था। बस मुझे, नंदू को, सौरभ को और वसंत को, हम चारों को पता था कि वसंत किसका नाम है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने वसंत नाम रखकर ही गलती की। वसंत भला कब किसके रोके से रुकता है? शुचि ने कुछ उदास स्वर में कहा। पल्लवी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुप रही। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे हिंदी पढ़ाने वाली कुसुम मैडम को जब भी मौका मिलता था वह एक ही गाना गाती थी, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। और गाते गाते जब वह मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें वाली लाइन पर आती थी तो उनका गला भर आता था। वह स्कूल में ही गणित पढ़ाने वाले सुनील सर से प्यार करती थी। उनकी लव स्टोरी करीब 2 साल चली। फिर उन दिनों जो हर लव स्टोरी का होता था उनका भी हुआ। सुनील सर की शादी हो गई। अब स्कूल में ही रोज रोज उन्हें सुनील सर को देखना पड़ता था जो कभी उनके थे। स्कूल के दिनों में हम लड़कियां कुसुम मैडम को इसी रूप में जानती थीं कि वह हमारे सामने रोल मॉडल थीं। जिस प्यार के बारे में हमने फिल्मों में देखा था या कहानियों में सुना था उसको साकार जीवन में पहली बार कुसुम मैडम के रूप में ही देखा। कुसुम मैडम और उनका रंगीला रे गाना, यह हमारी उस समय की फैंटेसी थी। हम सुनील सर को उनकी तरफ से बेपरवाह देखते तो हम लड़कियों की इच्छा होती कि इनका मुंह नोच लिया जाए, लेकिन बस इच्छा ही कर सकते थे उस समय तो। शुचि ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, वसंत मेरे जीवन में सचमुच वसंत बनकर ही आया था। मेरे जीवन के ठहरे हुए पानी में उसने हलचल पैदा कर दी थी। मेरे लिए समय अब बदल गया था। पता है चिंकी, जब हम प्रेम में होते हैं ना तभी हमें जिंदगी ठीक ठीक रूप से दिखाई देती है। प्रेम हमारी दृष्टि को विस्तार दे देता है। वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो अभी तक अनदेखा था, अनजाना था। मेरे लिए भी वह समय वैसा ही था। नंदू जरा इस मामले में अलग थी। वह पढ़ाकू टाइप की थी, मतलब वैसी भी पढ़ाकू नहीं थी लेकिन जरा प्रैक्टिकल थी, और मैं कुछ ज्यादा इमोशनल। शुचि ने अपनी बात पूरी की और हाथ में रखा कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। ये गुलजार के गीतों से निकली हुई जिंदगी थी जो मेरी और नंदू की जिंदगी में आ मिली थी, जिसका इंतजार हम दोनों मानो युगों से कर रहे थे। उस समय आज की तरह इतना सब कुछ खुला हुआ नहीं था। बहुत छुप छुपा के प्रेम के पौधे को पालना होता था। उस समय जैसे ही जिंदगी प्रेम के मौसम में पहुंचती थी वैसे ही सब कुछ अपने आप बदल जाता था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मिलना मिलाना नहीं हो पा रहा है, बस यूं ही कभी चलते फिरते बातें हो रही हैं, मगर उतना ही बहुत हो जाता था जीने के लिए। कहकर शुचि चुप हो गई। पल्लवी ने भी कुछ नहीं कहा, वह बस देखती रही शुचि को। बालकनी के बाहर अप्रैल का प्रारंभ अपने संकेत दे रहा है। कोने में खड़े सेमल के पेड़ पर खिले लाल चटक फूल अपनी पंखुड़ियों को समेटने लगे हैं। बालकनी से लगकर खड़े हुए आम के पेड़ में छोटी बड़ी कैरियां दिख रही हैं, पत्तों के बीच से शर्माकर झांकती हुई। दूर सड़क के उस तरफ मैदान में खड़े पलास के पेड़ों पर फूलों के बुझे हुए अंगारे दिख रहे हैं। बस कुछ दिनों पहले ये अंगारे सुर्ख और चमकदार थे। वसंत और मैं, हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, समझते जा रहे थे। वसंत मुझसे एक क्लास सीनियर था, जबकि नंदू और सौरभ तो एक ही क्लास में थे। इसलिए वसंत और मुझे कोशिश करनी पड़ती थी मिलने के लिए, मगर हमसे ज़्यादा कोशिश नंदू करती थी हमें मिलवाने के लिए, सारे खतरों से बचते बचाते। उस समय जब हमारे जीवन में व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल, मोबाइल, कंप्यूटर तो छोड़ो, फ़ोन तक नहीं था, और उस पर आज की तरह का फ्री माहौल भी नहीं था। बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी वे दिन हमारी जिंदगी के सबसे सुख से भरे दिन थे। प्रेम गुलमोहर की तरह हमारे जीवन में खिलखिला के खिल उठा था। शुचि ने कहा, वाह,
हाउ रोमांटिक। आंटी, पता कैसे चलता है कि हम प्रेम के सबसे गहरे पलों में हैं अब? पल्लवी ने पूछा। जब दुनिया में कोई भी बुरा न लगे, यहाँ तक कि बेजान चीजों से भी प्यार होने लगे, बिना शक्कर की कड़वी कॉफी जब मीठी लगने लगे, जब ढलती शाम में सूरज को अंतिम सिरे तक डूबते हुए देखना अच्छा लगने लगे, तो समझो कि प्रेम के गुलमोहर पर फ्लावरिंग का पीक समय चल रहा है। कुछ हंसते हुए कहा शुचि ने। पल्लवी ने आंखों को कुछ फैलाकर अपने भावों को व्यक्त किया। शुचि का मोबाइल एक बार फिर से बज उठा। नर्सिंग होम से ही कॉल था। शुचि बात करने लगी। पल्लवी उठकर बालकनी के उस हिस्से के पास आ गई जहां आम के पेड़ की शाखें अंदर आने की कोशिश में लगी थीं। कुछ गिलहरियां इधर से उधर फुदक कर छोटी छोटी कैरियों में अपने लिए कोई ठीक ठाक खाने लायक कैरी तलाश रही थी। पल्लवी को एकदम पास आया देखकर उनमें हलचल हुई। एक गिलहरी अपनी गोल मटोल आंखों से कुछ देर तक आश्चर्य से पल्लवी को देखती रही, फिर फुदक के शाख से कूदकर दूसरे हिस्से में दौड़ती हुई चली गई। सड़क के किनारे खड़ा पीपल का बड़ा सा पेड़ अपने सारे पत्ते गिराकर अब उजाड़ खड़ा हुआ है, भुतहा सा। पीपल पर जब तक पत्ते होते हैं तब तक उसमें भूतहापन दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पतझड़ हुआ वैसे ही वह भुतहा हो जाता है। अजीब पेड़ है। जैसे जैसे गर्मी के तेवर बढ़ेंगे वैसे वैसे कोमल पत्ते आना शुरू होंगे इस पर, जो गर्मी की प्रचंडता झेलते हुए ही बढ़ेंगे, हरियाएंगे। पल्लवी एकटक उस पीपल को और उसकी नंगी शाखों के बीच से नजर आ रहे धूसर नीले आसमान पर नजर टिकाए जाने किस अज्ञात को देख रही थी। चिंकी, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। कॉल आ गया है नर्सिंग होम से। मुझे जाना होगा। चल, अब बाकी की बातें रात को होंगी। 2 केस हैं, शायद शाम तक ही फ्री हो पाऊंगी। शुचि की आवाज पर पल्लवी पलटी। पास आकर उसने टेबल पर रखा रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मैं भी चलूं आंटी? आपको असिस्ट कर दूंगी, पल्लवी ने पूछा। तू? मेरा काम तो सुबह के नाश्ते से चल जाता है, लंच की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। पर तुझे तो भूख लगेगी, और जो खाना बन रहा है उसका क्या? शुचि ने कहा। भूख लगेगी तो आ जाऊंगी घर, वॉकिंग डिस्टेंस पर तो है, कुछ ठुनकते हुए कहा पल्लवी ने। अच्छा चल, हंसते हुए कहा शुचि ने। दोनों बालकनी से उठकर अंदर घर में चली गईं। वाह आंटी, आप तो सिजेरियन भी ऐसे करती हैं जैसे कविता लिख रही हों। हाउ पोएटिक इट वॉज। रात के खाने के बाद दोनों एक बार फिर से बालकनी में आकर बैठ गईं। पल्लवी आज दोनों ऑपरेशन के दौरान शुचि के साथ ऑपरेशन थिएटर में ही रही, शुचि को असिस्ट करती रही। मैं आपको असिस्ट करना तो भूल ही गई थी आंटी। देखती रही कि आप कितनी तन्मयता के साथ और कितना कूल होकर काम करती हैं। आपको काम करते देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन टेबल पर किसी भी केस में आप कभी असफल हो ही नहीं सकती। टच वुड। पल्लवी ने आंखें फैलाकर प्रशंसा करते हुए कहा। अप्रैल के शुरू के दिनों की यह रात है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। रंगून क्रीपर की लतर में लदे हुए फूलों की बहुत हल्की हल्की महक बालकनी में फैली हुई है। पूर्णिमा से कुछ पहले का चांद आसमान में ठीक बीचों बीच टका हुआ है। चांदनी आम के चिकने पत्तों पर से फिसलकर कैरियों पर पीठ रगड़ती हुई बालकनी में बिना आवाज के आहिस्ता आहिस्ता उतरकर बालकनी के फर्श पर लगे दूधिया सिरेमिक टाइल्स पर स्केटिंग कर रही है। इसके आगे की कहानी जरा जटिल भी है और मेरे लिए कठिन भी है। इस कहानी में से तुमको बस एसेंस ही लेना होगा। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम पूरी कहानी को उसी प्रकार से उपयोग करो अपने उपन्यास में। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, फिर भी जीवन में कुछ चीजें ढकी ही रहें तो अच्छा है। शुचि ने रंगून क्रीपर के ठीक नीचे रखे हुए झूले पर बैठते हुए कहा। आंटी, यह तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसी कोई भी बात जो आपको डैमेज करे उसे मैं अपने लिए यूज करूंगी।
मुझे अगर ऐसा लगता है कि एसेंस लेने में भी आपकी इमेज पर कोई भी असर पड़ेगा तो मैं उसे भी नहीं लूँगी। मेरे लिए तो आप इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं मेरे लिए। पल्लवी ने कुछ मुलायम स्वर में कहा। सॉरी, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। होता है, कभी कभी समय और उम्र हमको थोड़ा इनसिक्योर कर देते हैं। सॉरी बेटा। चलो अब चालू करो यह तुम्हारा रिकॉर्डर। आज तुमको पूरी कहानी सुनाई ही जाएगी, भले ही कितनी ही रात हो जाए। शुचि ने उत्तर दिया। पल्लवी केवल मुस्कुरा के रह गई। करीब 2 साल का साथ रहा वसंत का और मेरा। ऐसा लगता था कि अब यह 2 साल जीवन में कभी खत्म होंगे ही नहीं, बस चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। अच्छे दिनों के बारे में हर कोई यही सोचता है कि काश यह दिन कभी खत्म ही नहीं हो। वसंत और मैंने इन 2 सालों में आने वाले जीवन को लेकर कई सारी प्लानिंग कर ली थी। वसंत को तो खैर पीजी करना ही था, लेकिन मेरे लिए एमबीबीएस हो जाए वही बहुत था। शुचि ने कुछ गहरे स्वर में कहा। शुचि के चुप होते ही बालकनी में इधर उधर दीवारों पर चिपके झींगरों का संगीत गूंजने लगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। यह गाना मेरा बहुत फेवरेट था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या बात है कि नाराज नहीं हूं, बस हैरान हूं। अजीब सी बात है। बहुत समझने की कोशिश करती थी, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता था कि आखिर इसका मतलब क्या है। जब बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई तो जिंदगी ने खुद ही एक दिन समझाने की व्यवस्था कर दी कि ले, अब अपने अनुभव से ही समझ ले। शुचि की आवाज़ में हल्का हल्का दर्द घुल गया था। आवाज़ थोड़ी सी कांप भी रही थी। वसंत के बीतने का समय भी जीवन में आ गया था। वसंत मेरे जीवन के लिए एक बीता हुआ मौसम होने जा रहा था। सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि कुछ भी सोचने का समझने का मौका ही नहीं मिला। कहकर शुचि कुछ देर के लिए चुप हो गई। पल्लवी ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ रहा था कि कहानी अपने सबसे संवेदनशील बिंदु पर पहुंच गई है। यहाँ पर कुछ भी पूछना गलत होगा। बहुत कुछ नहीं है मेरे पास उस अलगाव के बारे में बताने को। बस ये कि कोई दुनिया थी जो मेरे वसंत को खींच रही थी या खींच कर ले गई थी। मेरे पास बस कुछ शेष हो चुके पलों की स्मृतियां थीं। उस दुनिया में कोई नया साथी मिल रहा था वसंत को। वह दुनिया संभावनाओं से भरी हुई थी वसंत के लिए। कहकर शुचि फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। पल्लवी का मन किया कि वह कह दे, बाकी कहानी कल कह देना आंटी, लेकिन कभी कभी कल बहुत लंबा हो जाता है। जब भी अपने आप से पूछती हूँ कि क्या वसंत ने मुझे धोखा दिया, तो बहुत दृढ़ता के साथ इसी निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि हाँ, दिया था। जानते बूझते और सब कुछ समझते हुए धोखा दिया था। शुचि ने कुछ गहरे स्वर में कहा। गर्मी की उदास और ठहरी हुई रात में इस आवाज के गहरेपन ने घुलकर अजीब सा प्रभाव उत्पन्न कर दिया। पल्लवी ने उस प्रभाव को अपने अंदर महसूस किया। शुचि ने अपने मोबाइल की स्क्रीन को उंगली से स्वाइप किया और उसमें कुछ करने लगी। कुछ ही देर में बहुत ही धीमे स्वर में गाना बज उठा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। इतने धीमे स्वर में कि बस मुश्किल से सुनाई ही दे। गाने से तुम्हारी रिकॉर्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा कहानी को। शुचि ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। तूने इजाजत फिल्म देखी है चिंकी? एक अटपटा सा प्रश्न किया शुचि ने। पल्लवी ने केवल सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। उसमें माया है और सुधा है। मुझे लगता है कि यह दोनों नाम बहुत सोच समझकर रखे गए हैं। प्रेम सचमुच एक माया ही है और हर पुरुष इस माया से निकलकर अमृत की तलाश में जाना चाहता है। अमृत या सुधा की तलाश में। हमारा जीवन इसी का खेल है। आपको प्रेम चाहिए या अमृत? इस खेल की एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप प्रेम को छोड़कर अमृत की तलाश में निकल जाते हैं
माया को छोड़कर सुधा की खोज में निकल जाते हैं तो प्रेम अधूरा रह जाता है, माया अधूरी रह जाती है। लेकिन यह अधूरापन ही प्रेम को अमर कर देता है। अधूरा प्रेम कभी नहीं मरता, बल्कि जो अधूरा है वही अमर है। जो पूरा हुआ वह तो मर जाता है। तो होता यह है कि अमृत की तलाश में निकलते समय हम अपने पीछे कुछ चीजों को अमर कर जाते हैं। शुचि की आवाज दर्द में डूबी हुई थी। मैंने वसंत को बीतते देखा, रीतते देखा, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते देखा। लेकिन मैं अपनी कुसुम मैडम की तरह पूरे जीवन रंगीला रे या माया की तरह मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है नहीं गाना चाहती थी। मैं अपने हिस्से के वसंत को अपने पास बांध लेना चाहती थी, इस तरह कि वह कहीं भी रहे, किसी का भी रहे, लेकिन मेरे पास रहे। कहकर शुचि कुछ देर को चुप हो गई। मोबाइल पर अब दूसरा गाना बजना शुरू हो गया। खाली हाथ शाम आई है, रात धीरे धीरे गहरा रही है। वसंत चाहता था कि हम बिना कोई सीन क्रिएट किए अलग हो जाएं। तुमने आंधी देखी है? उसमें संजीव कुमार कहता है सुचित्रा सेन से कि कोई सीन क्रिएट मत करना अलग होते समय। वसंत भी वही चाहता था। वैसे भी हमारे बारे में कुल जमा 4 लोगों को ही तो पता था। वसंत को डर था कि उसका अतीत उसकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में ना आ जाए कहीं। उस समय लोग नैतिकता जैसी बातों के बारे में बहुत सोचते थे। वही नैतिकता जिसको आजकल मूर्खता कहा जाता है। कुछ हंसते हुए कहा शुचि ने। सुधा, मैं उसे इसी नाम से बुलाती हूँ। वैसे उसका भी कुछ और नाम है, लेकिन इजाजत में रेखा का नाम सुधा ही था। तो सुधा मेरे जीवन के बसंत को ले जा रही थी 7 समंदर पार, जहां वसंत के सपने जाने कब से उड़ना चाहते थे। सुधा उन सपनों के लिए सुनहरे पंख लेकर आई थी। पता है चिंकी, जब रंग सुनहरा हो ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये पंख हैं या फिर जंजीरें हैं। सुनहरा रंग छिपा लेता है सब कुछ। कई बार सुनहरी जंजीरों को भी पंख की तरह पहनना अच्छा लगता है। वसंत ने वह जंजीरें अपने लिए चुनी थी। शुचि की आवाज डूबती जा रही थी। कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा गई। मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। हो जाने दिया वसंत को सुधा का। उसके कंधे खाली कर दिए जिससे वहां सुधा सुनहरे पंख लगा सके। वसंत और सुधा की शादी हो गई। शादी के बाद सुधा और वसंत मेडिकल की आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाले थे। यह आगे की पढ़ाई ही वह सुनहरे पंख थे जो सुधा के पिता वसंत के कंधे पर लगा रहे थे। हालांकि वसंत के अपने पिता भी सक्षम थे उसको बाहर भेजने के लिए, लेकिन इंसान हमेशा अतिरिक्त का सुख भोगना चाहता है, अतिरिक्त जो अर्जित से हटकर प्राप्त हो रहा हो। शुचि ने कुछ व्यंग के स्वर में कहा। पल्लवी कुछ हैरत में थी कि अभी तक की कहानी में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो उसके उपन्यास के लिए विषय बन सके। एक साधारण सी मिलने बिछड़ने वाली 80-90 के दशक की प्रेम कथा है। कौन पढ़ना चाहेगा इस उपन्यास को? क्यों भेजा है मम्मा ने उसे आंटी के पास? सब कुछ ठीक ठाक हो गया था वसंत के हिसाब से। बस 7-8 दिन रह गए थे वसंत को सुनहरे पंख लगाकर 7 समंदर पार उड़ने में। तब बहुत खामोशी से मैंने सीन नहीं क्रिएट करने की कीमत मांगी उससे, उसकी जिंदगी की एक शाम और एक रात अपने लिए। कुछ ठहरे स्वर में कहा शुचि ने। कुछ देर के लिए सन्नाटे में डूब गई बालकनी। बस धीमे स्वर में गाना बजता रहा। आज भी न आए आंसू, आज भी न भीगे नैना। पूरा अंतरा उसी सन्नाटे में गूंजता रहा। रात और गहरी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी कायनात गहरी नींद में डूब गई है। रात, हर तरफ बस रात है। वो हमारा समय था जब प्रेम में बस छूना छुआना हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उसके आगे की तो सोची भी नहीं जा सकती थी। वसंत और मैंने पिछले 2-3 सालों में
एक दूसरे को ठीक से स्पर्श भी नहीं किया होगा शायद। और अब मैं कहते हुए शुचि कुछ देर को रुक गई, मानो आगे की बात को कहने का हौसला जुटा रही हो। अब मैं सब कुछ चाहती थी, सब कुछ। वसंत के साथ वह शाम और रात बिताकर जीवन भर के लिए कुछ बटोरना चाहती थी। शुचि ने हिम्मत जुटाकर बात को पूरा किया। रात की सियाही कोई आए तो मिटाए ना। अब कुछ देर के लिए गाने की आवाज थी बस। काफी देर के लिए शुचि ने खामोशी पहन ली। मोबाइल पर बजता गाना भी खत्म हो गया। वसंत को मैंने कोई चॉइस नहीं दी थी, बस चाहिए तो चाहिए। उस समय मैं कहकर फिर शुचि कुछ पल को रुकी। उस समय मैं वसंत को लेकर एक साथ दो भावों में थी। प्रेम करती थी, 2-3 सालों का प्रेम था उसका और मेरा। और शायद नफरत या गुस्से जैसा भी था उसको लेकर मेरे मन में। इसलिए कोई चॉइस नहीं दी थी उसे मैंने। जो मुझे चाहिए वह सीन नहीं क्रिएट करने की कीमत है। वह कीमत कहाँ देना है, कैसे देना है, वह भी मुझे नहीं मालूम। वह वसंत का सिरदर्द था। मुझे बस यह मालूम था कि वसंत जो आगे की जिंदगी 7 समंदर पार शुरू करने जा रहा था, उस जिंदगी में सब कुछ मेरे सीन नहीं क्रिएट करने से ही स्मूथ रहने वाला था। मुझे मालूम था कि वसंत की मजबूरी है मुझे मेरी कीमत देना। शुचि ने ठहर ठहर कर बात पूरी की। मोबाइल पर अगला गाना बज रहा था। पल भर में ये क्या हो गया, वह मैं गई वह मन गया। मुझे मेरी कीमत देने की व्यवस्था वसंत ने ही की थी, अपने किसी दोस्त के घर। सुधा लंदन जाने के लिए पैकिंग वगैरह करने मायके गई हुई थी। वसंत के दोस्त के घर पर और कोई नहीं था, सब कहीं बाहर गए हुए थे। और हमने एक शाम और रात यहाँ बिताई। शुचि ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ? पल्लवी ने कुछ आश्चर्य के स्वर में पूछा। हाँ, यहीं। वसंत के दोस्त के पिताजी तब यहाँ किसी बैंक में पोस्टेड थे। इस घर में किराए से रहते थे। अब यह मकान हमारा कैसे है, यह कहानी बाद में। बस ये कि इसी मकान में, इसी बालकनी में और इससे लगे हुए इस ऊपर के कमरे में ही। शुचि ने बात को अधूरा छोड़ दिया पल्लवी के समझने हेतु। आई बहारें सिमट कर, कहने लगी वह लिपट कर। शुचि के चुप होते ही गाने के शब्द गूंजने लगे। कुछ देर तक शुचि चुप रही, फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपने मोबाइल को उठाया और उसमें बज रहे गाने को बंद कर दिया। गाने के बंद होते ही रात की खामोशी और अधिक गहरा गई। इसी बालकनी के पार मैंने उस दिन शाम को गहराकर रात बनते हुए देखा था। वह भी ऐसी ही रात थी, ऐसी ही मतलब अप्रैल के शुरुआत के दिनों की रात थी। सब कुछ ऐसा ही था। बाहर कुछ पेड़ों पर पतझड़ था तो कुछ पर वसंत के बीत जाने के निशान थे। वह अप्रैल के भूरे और उदास दिन की शाम थी। यह जो पीपल सड़क के किनारे खड़ा है ना, ये उस शाम भी ऐसा ही था। पूरे पत्ते झड़ने के बाद निर्वसन खड़ा था। अप्रैल क्यों आता है ये अप्रैल? अप्रैल की उसी सूनी और उदास शाम में बस मैं और वसंत, हम दोनों थे। और मेरे कैसेट प्लेयर पर लगातार बजते हुए गाने थे। आधे समय तो एक ही गाना बजता रहा, जिसे मैंने कैसेट में लगातार रिकॉर्ड किया हुआ था। वही आ ला कार्ट का गीत, प्राइस ऑफ लव। नो वन वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन, नो वन वॉन्ट्स टू बी ऑन देयर ओन, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी सेकेंड स्ट्रिंग, नेवर गोइंग वॉन्ट टुमारो विल ब्रिंग। शुचि ने गाने को कुछ मध्यम स्वर में गुनगुनाया। गाना बजता रहा और शाम गुजरकर रात में बदलती रही। मैं और वसंत वहां अंदर कमरे में थे और यहाँ इसी बालकनी के इस कैनवास पर उस शाम सूरज वहां दूर क्षितिज में डूबता रहा। वसंत के कंधे के एक बालिश्त नीचे पीठ के दाएं हिस्से पर एक बड़ा सा तिल था। ये उसके जिस्म का सबसे बड़ा तिल था, इतना बड़ा कि उस पर उंगली फिराओ तो महसूस होता था।
गहराती रात के अंधेरे में मेरी उंगलियों ने आते जाते कई बार उस दिल को महसूस किया, रुक कर, ठहर कर। मेरी उंगलियां प्राइज ऑफ लव की धुन पर थिरकती रहीं और महसूसती रहीं वसंत के बदन के एक एक तिल को। आई वंडर वाई इट सीम्ड सो स्ट्रेंज, thought it would never change. I could see that I was losing you, and I didn't know what to do. Price of love, price of love. शुचि ने बात को फिर गाने की पंक्तियां गुनगुनाकर कहा। वसंत के घुंघराले बालों के छल्लों में मेरी उंगलियां उतरती रहीं, डूबती रहीं, भटकती रहीं। होठों के दो जोड़ी आवारा पैर जिस्म की पगडंडियों पर भटकते रहे, जाने क्या तलाश करते हुए, या शायद बिना किसी तलाश में यूं ही बस। हर यात्रा किसी उद्देश्य से ही की जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। कुछ यात्राएं जीवन में निरुद्देश्य भी करनी चाहिए, तो बस वही किया मैंने भी। यह जो रंगून क्रीपर है ना, इसके फूलों की खुशबू गर्मियों की रातों में बहुत ध्यान से महसूस नहीं होती है। इतनी भीनी होती है कि जरा ध्यान कहीं और गया आपका तो आपको यह खुशबू महसूस ही नहीं होगी। लेकिन उस रात रंगून क्रीपर की खुशबू को महसूसना नहीं पड़ रहा था, वह पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसी खुशबू ने उंगली थामकर मुझे बहुत छोटे छोटे तिल भी गिनवाए जो वसंत के शरीर पर थे। वह एक तिल भी जो वसंत की दाईं आंख के ठीक नीचे था। रंगून क्रीपर और प्राइज ऑफ लव, ये दोनों उस दिन साथ नहीं देते तो शायद। सुचि ने बात को बीच में ही छोड़ दिया और एक बार फिर प्राइज ऑफ लव की पंक्तियां गुनगुनाने लगी। नेवर वांटेड टू टेल यू व्हाई वी मस्ट से गुड बाय, बट आई गॉट टू बी माई सेल्फ अगेन, बिकॉज आई नो अवर लव विल नेवर बी द सेम। गुनगुनाकर शुचि कुछ देर को खामोश हो गई। पल्लवी कुछ असहज महसूस कर रही थी शुचि के चुप होते ही। शुचि उसके लिए माँ के समान ही है और अब कहानी जिस मोड़ पर आई है वहाँ असहजता होना स्वाभाविक है। एक रात में कई यात्राएं की हमने, हम दोनों ने। हर यात्रा के खत्म होते ही मैंने वसंत के शरीर के पसीने की महक में सुधा की खुशबू को महसूस किया। वह महक मुझे बता देती थी कि मैं अन्य पुरुष के साथ हूँ। इससे पहले वसंत के शरीर की जिस महक को मैंने दूर से ही महसूस किया था, यह वह महक नहीं थी, यह कोई दूसरी महक थी। यह वसंत की खुशबू नहीं थी। शादी के बाद पुरुष का शरीर दूसरी तरह से महकता है। ये महक अन्य स्त्री को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। वसंत के शरीर में भी अब सुधा महक रही थी। कितना अजीब लगता है यह महसूस करके कि वह जो तुम्हारा था वह अब किसी दूसरी खुशबू में रच बस गया है, कुछ दर्द भरे स्वर में कहा शुचि ने। वह खुशबू मेरे अंदर एक अजीब सा कुछ पैदा कर रही थी। वसंत के प्रति गुस्सा था या कुछ और था वो, लेकिन हाँ, वह उस प्यार के ठीक उलट था जो वसंत के प्रति मेरे मन में अब तक था। वास्तव में मैं वसंत के रूप में सुधा से नफरत कर रही थी। वसंत के शरीर में बसी उसकी महक से नफरत कर रही थी। अलविदा से ठीक पहले की पीड़ा दर्द से उपजी थी वह नफरत या प्रेम हमेशा एक सा नहीं होता, वह एक सा हो भी नहीं सकता। सो गुड बाय माई लव, डोंट वेट फॉर मी, देयर इज नथिंग मोर टू से, इवन नाउ इट्स टू लेट फॉर मी, बिकॉज माई हार्ट इज ऑलरेडी फॉर अवे। प्राइज ऑफ लव की पंक्तियों को गुनगुनाते हुए शुचि ने बात को समाप्त किया और उसके बाद एक लंबी खामोशी दोनों के बीच फैल गई, एक गहरी और ठहरी हुई खामोशी। शुचि ने कुर्सी की पुश्त से सिर टिका दिया और एक लंबी सांस छोड़कर आंखों को बंद कर लिया। पल्लवी समझ गई थी कि यह उस बीते हुए का नैराश्य है जो आज फिर से छा गया है। उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। रात बहुत ज़्यादा गहरा गई थी, चारों ओर खामोशी फैल गई थी। कुछ देर पहले जो इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं, अब वह भी सड़क पर नहीं थी।
एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ पसर गया है, रात का बोझिल सन्नाटा। आंटी, आपका मन ठीक नहीं है तो अब रहने दीजिए, वैसे भी रात बहुत हो गई है, कहते हुए पल्लवी ने रिकॉर्डर बंद कर दिया। हाँ, अरे सच में रात बहुत हो गई है, बात करते हुए पता ही नहीं चला। लेकिन अब बहुत थोड़ी ही बची है कहानी, पूरी कर ही लेते हैं। डॉक्टरी पेशे में कुछ भरोसा नहीं है कि कब इमरजेंसी आ जाए, और उस पर गायनोकोलॉजिस्ट के लिए तो और भी मुश्किल है समय निकालना। आज समय निकला है तो कहानी पूरी कर लेते हैं। तुझे नींद आ रही हो तो अलग बात है, शुचि ने एक बार फिर से सहज होकर बैठते हुए कहा। नहीं आंटी, मुझे तो आदत है जागने की। मम्मा कहती हैं कि मैंने भूख और नींद दोनों को वश में करके रखा है, कुछ हंसते हुए कहा पल्लवी ने, और रिकॉर्डर फिर से चालू कर दिया। डॉक्टर को इन दोनों को बस में रखना ही चाहिए, हमारी ड्यूटी इनसे ऊपर उठकर है, शुचि ने मुस्कुराते हुए कहा। पल्लवी बस मुस्कुराकर रह गई। फिर वसंत चला गया, शायद हमेशा के लिए, 7 समंदर पार, जो उसका सपना था। जब दो लोगों के सपने एक दूसरे के ठीक विपरीत हों तो जाहिर सी बात है कि किसी एक को तो अधूरा छूटना ही पड़ेगा। यह जो अलगाव होता है ना चिंकी, यह वास्तव में सपनों की ही टकराहट का परिणाम होता है। विपरीत दिशाएं हमेशा टकराहट पैदा करती हैं। प्रेम और सपनों का यह द्वंद्व जाने कब से चल रहा है, जाने कब से, और अक्सर प्रेम और सपनों के इस द्वंद्व में जीत सपनों की ही होती है। प्रेम हमेशा से हारता ही आ रहा है, शुचि ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। उसके जाने के बाद उसके प्रति मेरे मन में क्रोध या नफरत, वह जो कुछ भी था, वह और भी गहरा हो गया था। बहुत गहरा प्रेम भी था और बहुत गहरी नफरत भी। एक प्रकार का साम्य स्थापित हो गया था मेरे अंदर। मेरे अंदर वह रात बहुत अधूरापन छोड़ गई थी। अगर वह रात न होती तो शायद वसंत के प्रति मेरे मन में कुछ नहीं बचता। समय के साथ प्रेम भी समाप्त हो जाता। लेकिन, शुचि ने कुछ उदास स्वर में कहा, और फिर मुझे पता चला कि। शुचि कुछ देर को चुप हो गई। तुम बहुत अच्छी लड़की हो चिंकी। क्षितिज के जीवन में अगर तुम आती हो तो यह उसकी खुशकिस्मती होगी। लेकिन आगे की कहानी सुनने के बाद यदि ऐसा नहीं होता है, तुम कुछ और निर्णय लेती हो, तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिए कोई भी निर्णय बिना दुविधा के ले लेना। मेरा अतीत तुम्हारे भविष्य की राह रोके, यह मैं कभी नहीं चाहूँगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा शुचि ने। ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? आपका जो भी अतीत रहा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो जो कुछ आज आप हैं वही इम्पोर्टेंट है। आपको आगे की कहानी नहीं सुनानी हो तो मत सुनाइए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको असहज कर दे। पल्लवी ने कुछ मीठे स्वर में कहा। नहीं, कहानी तो सुनाऊंगी। किसी भी कहानी को अनसुना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह श्रापित होकर भटकती रहती है सदियों सदियों तक। इसके आगे का बहुत सा सच ऐसा है जो तेरी मम्मा को भी नहीं पता है, इसलिए तुझे तो सुनाऊंगी ही, शुचि ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर वसंत सांसें ले रहा है। अप्रैल की वह रात मेरे अंदर वसंत बो गई है। शुचि का स्वर ठहरा हुआ था। पता है चिंकी, हम संतानों के रूप में अपने प्रेम का एक्सटेंशन तलाशते हैं। हमें पता होता है कि हम अंततः समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम अपने पीछे अपने प्रेम के निशान छोड़ना चाहते हैं। हम निशानियां छोड़ना चाहते हैं, स्थूल निशानियां, वही अमरता पाने की चाह में। कितने मूर्ख हैं हम। हम नहीं जानते कि जब प्रेम पूरा हो जाता है तो स्थूल निशानियां छोड़ता है, जो समय के साथ मिट जाती हैं, और जब प्रेम पूरा नहीं हो पाता है तो वैवाहिक कहानियां छोड़ता है, जो कभी मिट नहीं पाती। निशानियां समय के साथ फीकी पड़ने लगती हैं, जबकि कहानियां समय के साथ
और भी ज़्यादा गहरी होती जाती हैं। शुचि ने लंबी बात समाप्त की। जब वसंत ने मेरे अंदर सांसें लेने का एहसास करवाया तो वसंत के प्रति मन में प्रेम और नफरत एक साथ बढ़े। लेकिन फिलहाल तो समस्या जीवन की थी। ये तुम लोगों का आज का बोल्ड और ब्यूटीफुल समय तो था नहीं कि बिना शादी के माँ बन जाने को समाज स्वीकार कर ले। इसलिए समस्या तो थी सामने। हॉस्टल में रहती थी, इसलिए कुछ दिनों तक तो समस्या नहीं थी। लेकिन कब तक? आखिर को बात तो खुलनी थी। शुचि ने सधे हुए लहजे में कहा। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शुचि जैसे ही बोलना बंद करती है वैसे ही बालकनी में रात की खामोशी आकर पसर जाती है, गहरी और ठहरी खामोशी। जब वसंत के अंकुर के अंदर फूटने का पता चला तो बहुत तनाव हो गया था। बहुत सारी बातें एक साथ हो रही थी। इस अंकुर को बचाना भी चाहती थी वसंत के प्रेम के रूप में, और बचाने की कोई सूरत नजर भी नहीं आती थी। शुचि की आवाज में उदासी अभी भी घुली हुई है। पल्लवी को कहानी में आगे आने वाले मोड़ का कुछ कुछ एहसास हो रहा है। इसके बाद जो कुछ हुआ होगा उसकी वह कल्पना यहाँ तक कि कहानी को सुनने के बाद कर पा रही है। कुछ बातें मैं अभी छोड़ती हुई चल रही हूँ कहानी में, बाद में सारी बातें स्पष्ट कर दूंगी। शुचि ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा। डीडी सर हमारे प्रोफेसर थे गायनोकोलॉजी के। जैसे ही मुझे यह कन्फर्म हुआ कि मेरे अंदर कोई सांसें ले रहा है, वैसे ही मैंने डीडी सर से मिलकर उनको सब कुछ बता दिया, सिवाय इसके कि यह अंकुर किसका दिया हुआ है। डीडी सर को ही क्यों बताया, ये कहानी के बाद में बताऊंगी। बस ये कि बहुत हिम्मत करके उनको बता दिया, और यह भी कि मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। डीडी सर पहले तो एकदम शॉक्ड रह गए थे सुनकर, फिर मुझे समझाने की कोशिश करते रहे। वही सब बातें जो ऐसे समय में कही जाती हैं, समझाई जाती हैं। उनका कहना था कि अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, बहुत आसानी से सब कुछ खत्म हो सकता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार ही कहाँ थी। मैं पहले से ही एक निर्णय ले चुकी थी। वह निर्णय जो वसंत के साथ वह रात बिताने के भी पहले ले चुकी थी मैं। शुचि ने सधे हुए स्वर में कहा। पल्लवी अब और असहज महसूस कर रही है अपने आप को। इस प्रकार की कहानी किसी बहुत अपने से सुनना, वह भी किसी बड़े से सुनना। मैं क्षितिज को जन्म भी देना चाहती थी और जीना भी चाहती थी। दोनों बातें एक साथ होना बहुत मुश्किल काम था उस समय। बहुत कंजर्वेटिव समय था वो। डीडी सर भी यही समझा रहे थे मुझे। बिना पिता के बच्चे की परवरिश कितनी मुश्किल होगी, सारी ऊंच नीच मुझे समझाते रहे। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मैं दो बातों पर अड़ी थी, या तो इस बच्चे को जन्म दूंगी या इसके साथ खुद को भी खत्म कर लूंगी। जीवित रहेंगे तो हम दोनों, और नहीं रहेंगे तो भी हम दोनों ही। यह बच्चा मेरा प्रतिशोध है। यह खत्म हो गया तो बचेगा ही क्या मेरे जीवन में। शुचि की आवाज कांप रही थी। कुछ देर के लिए वह फिर खामोश हो गई, और अंत में मैंने अपना निर्णय डीडी सर को सुना दिया कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी इस बच्चे के साथ। शुचि की आवाज में अभी भी कंपन है। यह मेरा अंतिम निर्णय था। डीडी सर सुनकर एकदम उखड़ गए, आग बबूला हो गए थे। तब शुचि कुछ देर को चुप हुई। तब मैंने कहा कि यदि बिना पिता के बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता तो इसे पिता का नाम दीजिए। शुचि ने ठहर ठहर कर बात को पूरा किया। वे सुनकर और उखड़ गए। अपनी और मेरी उम्र, समाज की मर्यादा, जाने किस किस बात पर लेक्चर देते रहे। मैं सुनती रही। जब वे बात को पूरा कर चुके तो मैंने फिर अपनी बात दोहरा दी। कहा कि आप अकेले हैं, दोनों बच्चे सेटल हो चुके हैं, पत्नी बरसों पहले गुजर चुकी हैं, साथी की आवश्यकता तो आपको भी है। अभी भले ही नहीं महसूस हो रही हो, लेकिन जो उम्र का पड़ाव अब सामने है उसमें तो पड़ेगी ही। और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती, न तन न मन न धन, बस ये कि यदि समाज में बिना पिता के बच्चे को नहीं पाला जा सकता
तो आप बस वह नाम दीजिए और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपके घर में किसी पेइंग गेस्ट की तरह उम्र काट लूंगी। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी मेरे कारण। उम्र का वह अंतिम पड़ाव जब आपको किसी सहयोगी की आवश्यकता होगी, तब मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। शुचि मानो अतीत के किसी पल में खड़े होकर कहानी सुना रही थी। उस दिन बात को वहीं छोड़कर मैं वापस आ गई। अगले दिन फिर मैं उनके सामने बैठी थी अपने सवाल लेकर। शायद उन्होंने भी रात भर सोच विचार किया था इस पूरे घटनाक्रम पर। उनका रुख कुछ नरम था। इस बार उन्होंने कुछ नरम लहजे में मुझे समझाने की कोशिश की। उनकी नरमी में मुझे संभावना नजर आ गई और बस मैं एक ही जिद पर अड़ गई कि या तो मुझे अपने घर में जगह दीजिए या फिर मुझे आत्महत्या करने से मत रोकिए। तीसरे दिन जब उनकी स्वीकृति मुझे मिली तो मैंने बस 2 शर्तें रखी। पहली कि आप कभी बच्चे के पिता का नाम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और दूसरी यह कि शादी पहले होगी गोपनीय तरीके से। उसके बाद आप सबको बताएंगे। पहले किसी से पूछेंगे भी नहीं, अपने बच्चों से भी नहीं। मुझे मालूम था कि यदि पूछा गया तो स्वीकृति मिलने की गुंजाइश है ही नहीं। शुचि ने आंखें बंद किए किए ही कहा। कहानी का अंत जैसे जैसे पास आ रहा था, पल्लवी के लिए कहानी एक प्लेन और सपाट कहानी होती जा रही थी, जिसमें कहीं कोई गुंजाइश उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इस तरह की कई कहानियां आ चुकी हैं और फिल्में भी। 20-25 साल पहले यह कहानी बहुत बोल्ड हो सकती थी, आज नहीं। आज तो समय बहुत आगे निकल चुका है। और आखिर में डीडी सर मान गए, मेरी सारी शर्तों पर मान गए। हमने शादी कर ली। मैं मिसेज शुचि भार्गव बनकर उनके घर आ गई। बहुत हंगामा हुआ, बहुत लानत मलानत हुई। दोनों के परिवार वालों ने जमकर विरोध किया इस सब का, लेकिन जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। मुझे पता था यह सब होगा, इसीलिए तो गोपनीय तरीके से यह सब करने की शर्त रखी थी। शुचि ने कहानी के छूटे हुए सिरे को फिर से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मैंने क्षितिज को जन्म दिया, जो दुनिया वालों की नज़र में मेरा और डीडी सर का बेटा है। यह राज बस मैं और डीडी सर ही जानते हैं कि क्षितिज उनका और मेरा बेटा नहीं है। अब तू तीसरी है जो इस राज को जानती है। तेरे लिए इस राज को जानना बहुत जरूरी था। तू क्षितिज के साथ एक रिश्ते में बंधने वाली है। तेरे लिए तो यह जानना बहुत जरूरी है। बस एक बात याद रखना कि यह राज किसी को मत बताना, क्षितिज को भी नहीं। शुचि ने मीठे स्वर में कहा। पल्लवी ने केवल सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। मैं डीडी सर के साथ हमेशा मेहमान की ही तरह रही और उन्होंने इस मेहमान का पूरा ख्याल भी रखा। मुझे उन्होंने पीजी करवाया गायनोकोलॉजी में। जीवन भर मेरा मान रखा, मुझे संबल दिया, सहारा दिया। कभी भी उस एक कमजोर बिंदु को नहीं छुआ जो मेरे अतीत से जुड़ा था। शुचि की आवाज में कृतज्ञता भरी हुई थी। बाद में जब मुझे पता चला कि यह मकान बिक रहा है, तो मैंने डीडी सर पर दबाव डालकर उनको यह मकान खरीदवा दिया। वे रिटायर भी होने वाले थे और अभी तक का जीवन कॉलेज के कैंपस में रहते हुए ही काटा था उन्होंने। रिटायर होने के बाद अपने मकान की ज़रूरत तो पड़नी ही थी। यह मकान खरीद लिया और रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले ही यहाँ रहने आ गए थे हम लोग। फिर उनके रिटायरमेंट के बाद नर्सिंग होम के लिए दूसरा मकान भी खरीदा और बस जीवन तब से ऐसे ही चल रहा है। शुचि ने बात को समाप्त किया। पल्लवी कुछ उलझन में थी। आंटी, क्या बस यही कहानी है? आपने कहा था कि बहुत सी बातें आप छोड़ती हुई चल रही हैं। क्या वह सब भी बता दी हैं आपने? कुछ झिझकते हुए पूछा पल्लवी ने। क्यों? ये कहानी कुछ सपाट हो रही है ना? तुम लोगों के और हमारे समय में 20-25 साल का जो फर्क है, उसी के कारण ऐसा लग रहा है। खैर, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब जो बाकी है वह मेरे बाद बस केवल तू जानेगी। यह बात तेरी मम्मा और डीडी सर को भी पता नहीं है।
तुझे बता रही हूँ, सुन लेना और भूल जाना। शुचि ने कुछ गंभीर स्वर में कहा। वसंत का असली नाम है डॉक्टर धनंजय भार्गव और सुधा का असली नाम डॉक्टर रीना भार्गव है। लगभग चबा चबा कर कहा शुचि ने। पल्लवी को ऐसा लगा मानो उसके ठीक पास कोई विस्फोट हुआ है और सारी जमीन हिल रही है। मतलब क्षितिज, पल्लवी कुछ कहना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे और दिमाग भी। हाँ, यही क्षितिज वास्तव में डीडी सर के बेटे का ही बेटा है। डीडी सर दुनिया के लिए भले ही उसके पिता हैं, लेकिन हकीकत में वे उसके दादा हैं। यह मेरा प्रतिशोध है वसंत से। मैं उसके जीवन में उसकी माँ बनकर आ गई, सौतेली माँ। इसी प्रतिशोध के चलते मैंने केवल और केवल डीडी सर को ही चुना था अपने लिए और बस उन्हें ही बताया था वह सच। वसंत उसके बाद कभी इस घर, इस शहर में नहीं लौटा। लौटना चाहता भी तो किस मुंह से लौटता। यहाँ मैं जो थी, माँ के रूप में। शुचि ने बहुत ठहरे स्वर में पल्लवी के अधूरे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपके अलावा क्या सच में यह बात कोई नहीं जानता? पल्लवी ने कुछ अटकते हुए पूछा। अब तुम भी जानती हो इस बात को। डीडी सर को मैंने कभी नहीं बताया। उन्होंने मेरा मान रखा था। मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए यह राज उन्हें कभी नहीं बताया। मेरा प्रतिशोध वसंत से था और किसी से भी नहीं। क्षितिज को भी नहीं पता कि जिसे वह अपना सौतेला बड़ा भाई समझता है, वह वास्तव में उसका पिता है। यह सूचना उसको भी पूरी तरह से तोड़ देगी, नष्ट कर देगी उसकी दुनिया को। किसी को भी तोड़ देगी यह सूचना। नंदू को भी यह नहीं पता है कि क्षितिज वास्तव में वसंत का बेटा है। शुचि का स्वर अभी भी बहुत सधा हुआ है। पल्लवी के पास अब कुछ भी नहीं था पूछने के लिए, या शायद वह पूछने की स्थिति में ही नहीं थी। शॉक्ड? मुझे मालूम था ये होना है। समय कितना भी आगे चला जाए, लेकिन कुछ बातें हमेशा शॉक्ड कर ही देंगी हमें। इसीलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कहानी का यह अंतिम हिस्सा किसी भी युग में, किसी भी समय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भले ही समय, समाज कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही मॉडर्न हो जाए। इसीलिए मैंने इस हिस्से को सबसे छिपा कर रखा। डीडी सर से, तेरी मम्मा से, क्षितिज से, उन सब से जो मेरे अपने हैं, जो इस हिस्से को जानने के बाद इससे भी ज्यादा शॉक्ड होते जितनी अभी तू है। कहते हुए शुचि उठकर खड़ी हो गई। चलो अब सोते हैं, रात बहुत हो गई, कहानी अब खत्म हो गई है। कहते हुए शुचि सधे कदमों से बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पल्लवी अभी भी जड़ होकर बैठी हुई थी। चांदनी रंगून क्रीपर के सफेद गुलाबी फूलों पर अप्रैल की मध्यम हवा के झोंकों से खेलते हुए झूला झूल रही थी। टेबल पर रखा हुआ रिकॉर्डर अभी भी रिकॉर्डिंग मोड में था और रात की खामोशी में गूंजती हवा की सरसराहट को रिकॉर्ड करने का असफल प्रयास कर रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।